हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज है 6 जनवरी एंड ये नया साल है। तो आज 6 जनवरी 2022 है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये 2022 में आप सबको 2022 के बिगिनिंग में ही मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बेस्ट म्यूचुअल फंड्स बता दूं जो 2020 के लिए बिल्कुल बेस्ट होंगे एंड आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में आपको रियली हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जो भी मैं फंड्स बताने वाला हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा एंड इसमें पर्सनली मैंने भी इन्वेस्ट किया है। ओके, तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना एनालिसिस रिसर्च खुद कीजिए, फिर ही इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको मेरे आवाज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको हमारे चैनल द स्टार्टअप वर्ल्ड की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका नया साल बहुत ही अच्छे से गुजरे एंड आप बहुत ही वेल्दी हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। हम यहाँ पे आप लोगों को टोटल 4 म्यूचुअल फंड सजेस्ट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एक इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्यों होगा? क्योंकि इंडेक्स फंड का जो रिस्क होता है वो बहुत ही लो होता है। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो भी बहुत लो होता है। एंड इंडेक्स फंड का सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगता है कि मान लेते हैं आपने सेंसेक्स के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो सेंसेक्स में टॉप 30 कंपनीज़ है। अब ये 30 कंपनीज़ हमेशा तो अच्छा करेगा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्रो भी होगा और इन कंपनीज़ में भी डाउनफॉल भी आएगा और क्या पता है एक्सिस बैंक जैसा कोई कंपनी आ जाए जो बिल्कुल डूब ही जाए। तो इस केस में इंडेक्स फंड के पास एक सल्यूशन रहता है कि वो उस एक या फिर 2 पर्टिकुलर कंपनी को अपने इंडेक्स से बिल्कुल बाहर कर सकता है, आउट कर सकता है एंड उसके जगह जो कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिट बना रहा है उस कंपनी को इंडेक्स में एंटर करवा सकता है, जिससे आपका पैसा उस स्टॉक से निकल के एक अच्छे स्टॉक में लग पाता है। तो ये मुझे इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा पॉजिटिविटी लगता है, इसीलिए इंडेक्स फंड बिल्कुल रहेगा। दूसरा रहेगा एक ब्लू चिप, यानी कि जो देश के सबसे बड़े बड़े कंपनीज है, देश के सबसे बड़े 100 कंपनीज वो हम ब्लू चिप या फिर जो बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले कंपनीज है, एक ब्लू चिप कंपनी रहेगा, मतलब ब्लू चिप कंपनी वाला स्टॉक एंड ब्लू चिप प्लस मिड कैप, जिसमें आपको मिड कैप से थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न्स भी जनरेट करके देगा ये मिड कैप एंड ब्लू चिप आपको एक स्टेबिलिटी देगा एंड डिविडेंड इसका बहुत ही अच्छा रहता है ज़्यादातर ब्लू चिप कंपनीज का। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा जो है इसमें हम आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड को चूज़ करवाएंगे। फ्लेक्सी कैप फंड किस लिए? क्योंकि इसमें आपको ब्लू चिप का स्टेबिलिटी मिलेगा, मिड कैप का भी स्टेबिलिटी थोड़ा बहुत मिलेगा, मिड कैप का रिटर्न भी मिलेगा, साथ साथ आपको स्मॉल कैप कंपनीज के पास जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में आपको उस ग्रोथ को, उस रैली को आपको राइड करने को मिलेगा। एंड एट द एंड फ्लेक्सी कैप है तो और एक फ़ायदा है। फ्लेक्सी कैप का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है आपको आपके पैसे पे ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फ्लेक्सी कैप कंपनीज में ग्लोबल कंपनीज रहती है। एंड मैं जो म्यूचुअल फंड आपको बताने वाला हूँ उसमें तो अल्फ़ाबेट यानी कि जो गूगल की पेरेंट्स कंपनी है वो भी है, अमेज़न भी है एंड फेसबुक जैसे बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं। तो आपको इन कंपनीज का भी मार्केट शेयर मिलेगा एंड आपके स्मॉल, मतलब मान लेते हैं आपने 1000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट किया है तो आपके 1000 रुपये पे आपको अल्फ़ाबेट का शेयर कहाँ से मिलने वाला था? तो वहाँ पे आपके 1000 रुपये के आपको अल्फ़ाबेट का शेयर मिलेगा, अमेज़न का शेयर मिलेगा, फेसबुक का शेयर मिलेगा
एंड ग्लोबल कंपनीज किस लेवल से भाग रही है तो आपको पता ही है, क्योंकि रिसेंटली एप्पल ने $3 ट्रिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन छुआ है। बाय द वे इस पे हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा तो यह आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो फोर्थ हो गया फ्लेक्सी कैप एंड थर्ड हो गया फ्लेक्सी कैप एंड लास्ट जो है फोर्थ वो है हम आपको एक थीम बेस्ड फंड चूज़ करके देंगे। ये थीम बेस्ड फंड क्यों? क्योंकि थीम बेस्ड फंड मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि थीम बेस्ड फंड में किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या फिर वो आईटी सेक्टर हो या फिर फार्मा हो या फिर कोई भी सेक्टर पे आपको एक सेक्टर पे बेट करना होता है। एंड अगर वो सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर गया तो मतलब आपके रिटर्न्स के तो कोई ठिकाने नहीं रहेंगे, लेकिन अगर वो सेक्टर बुरा परफॉर्म कर गया तो आपका वेल्थ भी बहुत ही तेज़ी से विड्रॉ होगा। तो इसीलिए मैंने चूज़ किया है इन सब में से आईटी स्टॉक को, आईटी सेक्टर को। क्यों? हम सबको पता है आईटी इज़ द फ्यूचर, ये बात हम सबको पता है, क्योंकि दुनिया फ्यूचर में टेक्नोलॉजी से ही चलने वाली है। तो मेरे ख्याल से आईटी लेना अभी हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि फार्मा स्टॉक कोविड के बाद फार्मा ने एक अच्छा रैली दे दिया है। बैंकिंग स्टॉक अभी एक कंसोलिडेटिंग स्टेज में है। जब तक देश का जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ग्रो नहीं हो पाता तब तक बैंक से लोन के मामले में मुझे नहीं लगता बैंकिंग स्टॉक इतनी जल्दी आगे बढ़ने वाला है। तो मुझे हर तरफ से आईटी स्टॉक अच्छा लगता है, तो मैं आपको एक आईटी स्टॉक का भी थीम बेस्ड फंड दूंगा। ये आईटी स्टॉक सबसे ज़्यादा रिस्की होने वाला है, उसके बाद ये फ्लेक्सी कैप रिस्की होगा, उसके बाद ये ब्लू चिप मिड कैप एंड इंडेक्स फंड का तो आपको पता ही है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वो कौन से 4 सबसे मेजरली मेरे चूज़ किए हुए जिसमें मैंने पर्सनली इन्वेस्ट किया है वो सारे फंड्स हैं। तो चलिए सबसे पहला फंड है वो है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। ब्लू चिप नाम से ही पता चल रहा है ये ब्लू चिप कंपनी का है। उसके साथ साथ इसमें आपको ब्लू चिप के साथ साथ ब्लू चिप प्लस इसमें आपको मिड कैप का भी एक्सपोजर मिल जाएगा, जिससे क्या होगा आपको ब्लू चिप की स्टेबिलिटी मिलेगी एंड आपको मिड कैप का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने को मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ आप इस फंड का CAGR का बात करें तो इसके पिछले 5 साल का CAGR निकल के आता है 23.61%, पिछले 5 साल का CAGR। और वहीं पे अगर आप पिछले इसके 3 साल का CAGR निकालेंगे तो वो निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 27.89%। और अगर आप इसके पिछले 2 साल का देखें वो आता है 32.79। अब पिछले 1 साल का देख के तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मार्केट पूरी तरह बुल रन में था। तो यहाँ पे अगर हम ये वाला डेटा सिर्फ देखें जो कि है पिछले 5 साल वाला, तो पिछले 5 साल में मार्केट ने 23% का रिटर्न दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली 23% का CAGR कोई बहुत ही मतलब छोटा CAGR नहीं है। वॉरेन बफेट का खुद का CAGR 21% है, उससे 2.61% का एक्स्ट्रा CAGR आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं ये फंड कितना बढ़िया है। एंड फंड मैनेजर के पास भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा खासा है। और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.68% का है, 1% का भी नहीं है एक्सपेंस रेशियो। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसका डिटेल रिव्यू करा हुआ है। हमारे लिस्ट का जो दूसरा फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस फंड का नाम आप में से मोर और लेस ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा। ये फंड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसे मैनेज कर रहे हैं राजीव ठक्कर। एंड इसमें अगर मैं आपके इसके वेरिएशंस की बात करूं तो इसमें आपको फॉरेन सिक्योरिटीज़ मिल जाएंगे 30.35% के आसपास। फाइनेंशियल सेक्टर में इसने 25% के आसपास इन्वेस्ट किया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT में इसने 9.92 का, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में इसमें 6.69% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने फॉरेन सिक्योरिटीज़ इसको भी पता है कि ज़्यादातर फॉरेन कंपनीज़, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, इसमें अल्फ़ाबेट जैसे गूगल की पेरेंट्स कंपनी भी है, इसमें अमेज़न भी है, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स है इसमें।
तो इसको भी पता है ये पूरे ग्लोबली बिजनेस करते हैं, यानी कि अगर किसी एक देश की इकोनॉमी में प्रॉब्लम आता है एंड उसका उस एक पर्टिकुलर देश का इकोनॉमी डाउन जाता है, तो इससे इस फंड को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसके पास बहुत ही मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो है जिसमें बहुत बड़े बड़े टेक जायंट्स हैं जो ग्लोबली बिजनेस करते हैं। तो किसी एक कंट्री की इकोनॉमी फॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा, इसने फाइनेंशियल सेक्टर पे लिया है, क्योंकि इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो फाइनेंशियल सेक्टर में, जैसे कि आपको पता है कि 2020 में लॉकडाउन में शायद 2.9 करोड़ का डीमैट अकाउंट खुला था, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डीमैट अकाउंट खुलने का नंबर था। बहुत ही स्पीड से ये नंबर ग्रो होने वाला है, जिसके ऊपर मैंने CDSL का भी एनालिसिस इस हमारे चैनल पे बहुत ही प्यार से शेयर किया है, तो जाके आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये CDSL मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में इसने बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। उसके बाद आता है कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG प्रोडक्ट्स, जो मतलब एक बहुत ही स्टेबल बिजनेस माना जाता है, क्योंकि रिसेशन हो या फिर कुछ भी हो, आप बिस्किट खाना भी नहीं छोड़ेंगे और सर पे ऑयल लगाने भी नहीं भूलेंगे। तो इससे इसका एक बहुत ही बढ़िया मिक्सचर एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंड क्लियर होता है, जो कि है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप। एंड इसका अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो इसका आता है 0.82% का एक्सपेंस रेशियो, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा कम है। और इसका अगर हम 5 ईयर का CAGR देखें, पिछले 5 ईयर का, जो है 24.15%, ये भी बहुत ही हाई है। आप समझ सकते हैं 24.15% कितना हाई CAGR होता है। ओके, तो हमारे लिस्ट का जो थर्ड फंड आता है वो होता है टाटा डिजिटल फंड। ओके, तो टाटा डिजिटल फंड एक थीम बेस्ड फंड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था। तो इस टाटा डिजिटल फंड यानी कि थीम बेस्ड फंड में मैंने IT फंड को मैंने बोला था, मैंने IT को रखा है। तो इसका अगर आप प्रीवियस 5 ईयर्स का CAGR देखोगे ना, मतलब बहुत ही बढ़िया है। इसका प्रीवियस 36.41% का CAGR है पिछले 5 साल का, और अगर हम इसके पिछले 3 साल का देखेंगे तो वो तो 45.78% का है। मतलब, और अगर इसका आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि मतलब कौन कौन से कंपनीज है ये देखना चाहते हो, तो इसमें इन्फोसिस है जिसका इसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है इन्फोसिस में। उसके बाद TCS है, TCS में इसका सेकंड सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है। उसके बाद HCL है, मतलब इंडिया के टॉप 3 कंपनीज ही इसके पास है इन मैटर टू IT। उसके बाद विप्रो है, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे बड़े बड़े टेक जायंट्स है इसके पास। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। एंड एक मज़े की बात बताऊँ, इसमें आपको Amazon जैसे बड़े बड़े टेक कंपनीज भी मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिल रहा है। तो टाटा डिजिटल फंड उसके साथ साथ टाटा का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि टाटा का ब्रांड नेम है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.41%, जो कि अगेन बहुत ही लो है। ओके, एंड इसका मुझे एक छोटा सा ड्रॉबैक लगा है, जो कि है कुछ अगर स्टूडेंट्स या फिर जिनका अर्निंग्स बहुत ही कम है, वो लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5000 है। ऊपर के मैंने जितने भी बताए उनमें आपको जैसे पराग पारेख में 1000 से हो जाता है, मेरा एसेट में भी 1000 से हो जाता है, लेकिन इसमें आपको मिनिमम 5000 इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो मुझे एक इसमें ये छोटा सा एक ड्रॉबैक लगा है। तो ये है आपका थर्ड यानी कि टाटा डिजिटल फंड। अब इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि इंडेक्स फंड सभी इंडेक्स फंड, आप कोई सा भी निफ्टी इंडेक्स का फंड उठा लो, आप ICICI का इंडेक्स फंड उठा लो, या फिर आप HDFC का उठा लो, या फिर आप किसी का भी उठा लो, अगर वो निफ्टी बेस्ड है तो उसका रिटर्न ना मोर और लेस सेम ही रहेगा, वो कोई 0.001% का आपको फ़र्क मिलेगा। और अगर दूसरी तरफ ये निफ्टी का बोला मैंने, दूसरी तरफ अगर आपने सेंसेक्स का लिया है तो उसमें भी आपको ICICI ले या फिर इंडेक्स HDFC ले, उसमें भी आपको 0.010 या फिर लगभग सेम ही रिटर्न मिलेगा। तो ये आप खुद से ही चूज़ कीजिए, वो वाला चूज़ करना जिसमें एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो वहाँ पे आपको थोड़ा बचना चाहिए। मोर और लेस सभी में 0.10% या फिर 0.15% ही होता है, तो जो आपको सबसे सस्ता मिले वो लेना। एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमें सेंसेक्स का लेना चाहिए या फिर निफ्टी का लेना चाहिए। देखिए, यहाँ पे एक
छोटा सा ट्विस्ट है, निफ्टी में आपको 50 कंपनी मिलेंगी एंड सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनीज मिलेगी। तो आपको अगर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए ना तो आप निफ्टी की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन कम चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, तो आप ये सेंसेक्स के साथ जा सकते हो। तो ये है आज का म्यूचुअल फंड का 2020 वाला वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो मुझे, और अगर आपका कोई इंक्वायरी है तो वो भी पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।